एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं। ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे, हम सारा खजाना मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जो खून बहा, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, जो गीत दिलों में कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे, हर गीत का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ए सेठ व्यापारी रजवाड़े, ए सेठ व्यापारी रजवाड़े, 10 लाख तो हम हैं 10 करोड़, 10 लाख तो हम हैं 10 करोड़। कितने दिन अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे, जीने का सहारा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, जब सब झगड़े मिट जाएंगे। हम हर एक देश के झंडे पर, हम हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगेंगे, एक लाल सितारा मांगेंगे, एक लाल सितारा मांगेंगे, एक लाल सितारा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया। 100 साल पहले जब ताशकंद के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो उसके 2 पहलू हैं कि भले ही 7 साथी थे कम्युनिस्ट जिन्होंने जो है कि वहाँ पर मिलकर एक सपना संजोया था कि जैसी व्यवस्था वहाँ पर है सोवियत संघ में है, वैसी व्यवस्था हमारे देश में भी होनी चाहिए। सिर्फ मुक्ति ना मिले, साम्राज्यवाद से मुक्ति ना मिले, शोषण से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। और हम भोपाल वासियों के लिए ये और भी खुशी की और गर्व की बात है कि वो 7 समिति जो सदस्य थी उसके जो सचिव चुने गए थे मोहम्मद शफी, वो उनका संबंध भोपाल से था, वो भोपाल के थे। तो इसलिए जो है कि 200 साल पहले ताशकंद में जिस पार्टी का गठन हुआ था उसकी जड़ें भोपाल में हैं, उसकी जड़ें उस समय भी भोपाल में थी। तो इस दृष्टि से चर्चा करते हुए हम जो संक्षेप में आज चर्चा करेंगे वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मायने क्या हैं और अगर ताशकंद में हुई तो ताशकंद में क्यों हुई।
जो कहा जाता है आमतौर पे, जो कुछ लोग कहते हैं कि विदेश में इसका गठन हुआ, और शायद हमारे सीपीआई के साथी भी इस बात से डरते हैं, तो इसलिए कि वो जो दौर था 1917 में जब सोवियत संघ के अंदर क्रांति हुई थी, तो पूरी दुनिया के क्रांतिकारियों में, पूरी दुनिया के मेहनत कशों में, पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो बदलाव का सपना देखते थे, उनमें एक इस प्रकार की जिज्ञासा थी। वो देखना चाहते थे कि वो एक जो नई व्यवस्था बनी है इस दुनिया में वो कैसी है। बहुत से लोग अपनी आंखों से जाकर उसको देखना चाहते थे, और हमारे देश के भी बहुत सारे क्रांतिकारी वहाँ पर इसको देखने के लिए पहुँचे, और उन्होंने इसको देखा। रविन्द्रनाथ ठाकुर, उन्होंने उस व्यवस्था के बारे में कहा कि दुनिया के अंदर, इस धरती पे अगर स्वर्ग को कोई अगर ठिकाना कहा जा सकता है तो वो सोवियत संघ है। विवेकानंद वो उन्होंने जब इस व्यवस्था को देखा तो उन्होंने कहा कि अभी तक जितनी भी प्रणालियाँ हुई हैं, जितनी भी विचारधाराएँ हुई हैं, सामाजिक व्यवस्थाएँ हुई हैं, सबको आजमाया जा चुका है, सब विफल हो चुकी हैं। समाजवादी एक नई व्यवस्था है, इसलिए इस व्यवस्था को भी आजमाया जाना चाहिए, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। तो इस प्रकार जो है कि सब जगह की, सब तरह से जो है किस प्रकार की जिज्ञासा थी, और हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनमें भी ये जिज्ञासा थी कि वो भी जाकर देखें। काका बाबू, मोहम्मद काका बाबू जो है कि वो मुजफ्फर अहमद पैदल चलकर जो है कि सोवियत संघ पहुँचे, और उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है। और भी बहुत सारे हमारे देश के क्रांतिकारी थे जो पैदल गए, और पैदल जाकर उन्होंने जो है कि जहाँ छिपते छिपाते हुए गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि वो व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था से प्रभावित हुए, और उनको लगा कि हाँ, अगर हमारे देश में अगर मुक्ति मिलनी है तो मुक्ति भी मिले, और मुक्ति के साथ साथ जो है कि हमें शोषण से भी मुक्ति होनी चाहिए। एक नई व्यवस्था जो है कि हमारे देश में कायम होनी चाहिए। इसलिए जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है, गठन के मायने हमारे देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात अलग है, और जैसा कि है, हम कहते हैं कि 17 अक्टूबर 1920 को जो गठन हुआ था वो तो बहुत छोटी सी 7 लोगों की कमेटी थी, लोगों ने गठन किया था ताशकंद के अंदर। लेकिन उस गठन के साथ ही हमारे देश का जो आज़ादी का आंदोलन था, उस आज़ादी के आंदोलन को कम्युनिस्ट आंदोलन ने, हमारी विचारधारा ने और हमारे साथियों ने जो है प्रभावित करना शुरू कर दिया था। 1920 से पहले तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, वार्षिक अधिवेशन, उनमें आमतौर पे जो है कि आवेदन, महारानी के लिए आवेदनों की बात होती थी, निवेदनों की बात होती थी, कुछ थोड़े से अधिकार, थोड़ी सी सहूलतें मांगी जाती थी, ऑटोनॉमी स्टेट की बात होती थी, थोड़ी सी जो है कि सीमित डेमोक्रेसी की बात होती थी। लेकिन 1920 के हमारे ताशकंद के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के बाद 1921 में अहमदाबाद के अंदर जो वार्षिक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रतिनिधियों के नाम एक खुला पत्र जो है जारी किया गया, जो प्रतिनिधियों के बीच में बांटा गया, जिसमें कहा गया कि आज़ादी के मायने क्या हैं। आज़ादी है तो शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए, सामंतवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए, साम्राज्यवाद से भी मुक्ति हो, सामंतवाद से भी मुक्ति हो, मजदूरों और किसानों को एकजुट होना चाहिए, उनकी जो है कि उनको संगठित किया जाना चाहिए, और आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए, उनको बनाया जाना चाहिए, और वो उनको जो है कि नेतृत्व में लाया जाना चाहिए। इसलिए जो पहली बार था कि 1920 से पहले तक जो ऑटोनॉमी स्टेट की बात होती थी, आवेदनों और निवेदनों की बात होती थी, लेकिन जो 1921 का जो सम्मेलन हुआ उसमें संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण आज़ादी का जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया गया। एक कम्युनिस्ट नेता मौलाना हसरत मोहानी की ओर से, स्वामी करयानंद ने उसका जो है कि समर्थन किया, वो भी कम्युनिस्ट थे। इसका एक दूसरा पहलू है जो देखने के लिए कि एक मौलाना प्रस्ताव पेश करता है
कि हमें संपूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए, और एक स्वामी समर्थन करता है करे आनंद कि हमें जो है कि आज़ादी, ये जो पूर्ण आज़ादी है, ये आज़ादी होनी चाहिए। ये बात अलग है कि कांग्रेस उस समय तक इस प्रस्ताव जो है कि संपूर्ण आज़ादी की बात नहीं करती थी, और इसलिए वो प्रस्ताव पे चर्चा हुई, प्रस्ताव गिर गया, और वो कांग्रेस ने उसके करीब 8-9 साल बाद 1929 में आकर लाहौर के अधिवेशन में इस बार में जो है संपूर्ण आज़ादी की बात की। लेकिन 1921 के बाद से 1922 में, 1923 में जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस पार्टी के, उन सारे अधिवेशनों में कम्युनिस्ट पार्टी के जो है कि अपना एक घोषणा पत्र लेके गई। वो उस घोषणा पत्र को जो है कि उन्होंने वो उस अधिवेशन के अंदर रखा, प्रतिनिधियों में बांटा, और उसके माध्यम से जो हमारा आज़ादी का जो आंदोलन था, उस आज़ादी के आंदोलन को दिशा देने की बात की। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम और जो CPI में के साथ जो मतभेद है पार्टी की स्थापना को लेकर, तो वो कहते हैं कि 1925 में जब कानपुर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की का स्थापना हुई थी, तब से वो स्थापना दिवस मनाते, उसको स्वीकारते हैं। हम 1920 से को स्वीकारते हैं। तो अगर 1925 से स्वीकार कर लिया जाए, तो 1920 से लेकर 1925 का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, जिसमें पहली बार आज़ादी के संपूर्ण आज़ादी की बात हुई, उस इतिहास से जो है कि अपने आप को काट दिया जाता है। हम लोग अपने आप को काट लेंगे। अगर 1925 को अगर स्थापना को अगर स्वीकार कर लिया जाए, तो इसका अर्थ जो है कि 1921 में तो कम्युनिस्टों के खिलाफ जो है कि पेशावर षड्यंत्र केस हो गया था। तो हम अगर 1925 को स्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ जो है कि पेशावर का जो षड्यंत्र केस है कम्युनिस्टों के खिलाफ, वो जो हमारे जो है कि गौरवपूर्ण इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है, उस पन्ने को हम अपने इतिहास से फाड़ देते हैं। और उसके बाद के जितने अधिवेशन थे, उन अधिवेशनों के अंदर जो हमने जो प्रस्ताव रखे, उन प्रस्तावों से उन्होंने जो हमने जो दिशा देने की कोशिश की, उससे हम अलग कर देते हैं। और 1925 से पहले तक तो कानपुर षड्यंत्र केस में भी हमारी पार्टी के नेताओं को फंसा लिया गया था। और इसलिए जो बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं कि जब जो MN रॉय ने और वहाँ के दूसरे साथियों ने जो चिट्ठियाँ लिखी थी पंजाब के क्रांतिकारियों को, कम्युनिस्टों को, बंगाल के कम्युनिस्टों को, बम्बे के कम्युनिस्टों को, मद्रास के कम्युनिस्टों को, एक जो है कि एक अखिल भारतीय केंद्र होना चाहिए, एक अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। उसके नाते तो 1923 में कानपुर के अंदर जो है कि राष्ट्रीय अधिवेशन होना था। लेकिन क्योंकि कानपुर षड्यंत्र केस में जो है कि हमारे सारे नेताओं को फंसा दिया गया था, और इसलिए जो है कि उसको 2 साल तक वो नहीं हो पाया, और इसलिए जो है कि उसको 2 साल बाद वो अधिवेशन हुआ, 1925 में जाकर हुआ वो अधिवेशन। तो इसलिए अगर हम 1925 को अपना स्थापना दिवस स्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम जो है कि हमारा जो 1921 से लेकर 1920 से लेकर 1925 तक का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उस इतिहास से हम अपने आप को काट लेते हैं। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जी कहती है कि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में 17 अक्टूबर 1920 में हुई थी। लेकिन हम जानते हैं कि हम जब इस पार्टी का गठन कर रहे थे तो उस समय भले ही हम छोटे थे, लेकिन हम छोटे होने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का अर्थ क्या है, ये अर्थ जो है कि ये हमारा दुश्मन समझता था। और इसीलिए 1920 में एक पार्टी का गठन होता है, 1921 में पेशावर षड्यंत्र केस के अंदर जो है कम्युनिस्टों को फंसा दिया जाता है, फिर कानपुर षड्यंत्र केस होता है, फिर 1929 में आके जो है कि मेरठ षड्यंत्र केस होता है। एक के बाद एक जो है कि केस जो है कि झूठे मुकदमों के अंदर जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को फंसा कर जो है कि एक दमन की चक्की जो है कि हमारी पार्टी के ऊपर
कम्युनिस्ट आंदोलन के ऊपर चलाई जाती है। लेकिन इसके बाद भी कम्युनिस्ट आंदोलन बढ़ता रहा और ये जो दमन है, इस दमन का सामना करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी आज़ादी के आंदोलन को भी एक दिशा देती है। इसलिए अंडमान के सेलुलर की जो जेल है, उस जेल में के लिखे हुए नामों को अगर देखा जाए तो 80% के आसपास नाम ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट के आंदोलन के साथ हैं, जिनका जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीधा संबंध है। लेकिन इस दमन के साथ करते हुए, दमन का सामना करते हुए भी ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जो समझती थी कि हम अगर इस आज़ादी का जो बीज है, इसको ये जो आज़ादी जो है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं, इसको हम अगर जो है कि इसको मेहनत कश आवाम तक आज़ादी को पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक मेहनत कश जनता, जब तक मेहनत कश आवाम, मजदूर और किसान आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा ना बने, और जब तक जो है कि ये आज़ादी के आंदोलन में इनकी जो नेतृत्वकारी भूमिका है वो नेतृत्वकारी भूमिका ना हो। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी 1920, ये अचानक नहीं है कि 1920 में ताशकंद के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है और उसी साल जो है कि इस देश के अंदर जो है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एटक का गठन हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के साथ ही जो है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है, इसलिए जो है कि हम मजदूरों को अपने साथ लाने के, हम जो है कि ग्रामीण जनता को अपने साथ लाने के लिए, किसानों को आज़ादी का हिस्सा बनाने के लिए 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हो जाता है। 1936 में जो है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का गठन हो जाता है और वही समय है और इसीलिए जो है कि हम आज़ादी के आंदोलन में बाकी तबकों को लाने के लिए, बुद्धिजीवियों को, कलाकारों को, संस्कृतियों को, कर्मियों को लाने के लिए ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का गठन होता है, जिसको जो है कि हम इप्टा का गठन करते हैं और उसके माध्यम से जो है कि विभिन्न समाज के जो तबके हैं, मेहनत कश तबके हैं, बुद्धिजीवी तबके हैं, सांस्कृतिक तबके हैं, सबको इस आज़ादी के आंदोलन के साथ जोड़ते हैं और उन सबको आज़ादी के आंदोलन के साथ जोड़ते हुए जो है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम जो है कि मेहनत का जनता के तबकों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं, 1925 में कानपुर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और ये जो विभिन्न गुट होते हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर काम करने वाले, वो एक मंच पर आते हैं और उसी 1925 में ही हमारे देश में 1925 में ही जो है कि आरएसएस का गठन हो जाता है। लेकिन ये आरएसएस का जो गठन है, ये गठन अचानक क्यों होता है? इसलिए कि तब तक हमारे देश के अंदर मेहनत का जनता, हिंदू और मुसलमान सब मिलकर इस लड़ाई के अंदर हिस्सेदारी करते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई, जिसमें जो लोग शहीद हुए, वहाँ पर अगर आज की तारीख में वहाँ पर जलियांवाला बाग में देखा जाए तो शहीदों की जो है कि नाम जो है कि एक पट्टिका पे लिखे हुए हैं, उसमें देखा जाए तो उसमें शहीद होने वाले 220 हिंदू हैं, 94 सिख हैं और 61 मुसलमान हैं। उसके बाद 1922 में जो है कि चोरी चोरा कांड हुआ, जिसमें 19 लोगों को फांसी दी गई, उसमें से 6 मुसलमान थे, 13 हिंदू थे। उसके बाद 1925 में ककोरी कांड हुआ, जिसमें जो है कि अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को साथ साथ फांसी दी गई। तो ये जो हमारे देश की जो मेहनत का आवाम की एकता बन रही थी, हिंदू और मुसलमान मिलकर जो है जिस आज़ादी की लड़ाई के अंदर जो हिस्सेदारी कर रहे थे, उसका मुकाबला करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं था और उसका सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता ये था कि इनके जो सांप्रदायिक देश की जनता को जो है कि सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया जाए। इसीलिए 1925 में आरएसएस का गठन किया जाता है और
इसलिए जो है कि 1900 इधर गठन होता है और उसके बाद हमारे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। और इसलिए जब 1926 में गुवाहाटी के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में जो कम्युनिस्ट पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, उसमें इस बात के लिए उसमें जो है इस बात को रेखांकित किया जाता है कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक कैंसर है। इस कैंसर को खत्म किए बगैर हम जो है कि ये जो साम्राज्यवाद से जो मुक्ति है वो मुक्ति नहीं हासिल नहीं कर सकते हैं। और उससे पहले जो है उस पर साहब में कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ये जो एकता है, ये एकता सिर्फ जो है कि सद्भाव के आधार पर कायम नहीं हो सकती। इसके लिए मजदूरों को, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और उनको जो है कि उनकी वर्गीय मांगों के आधार पर लामबंद करना पड़ेगा। इसलिए सांप्रदायिकता के खतरे के खिलाफ हम जो है कि हम उसी समय से जो है कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि उस बात के जो सांप्रदायिकता का खतरा है, उस खतरे को भी हम पहचानते हैं और उस खतरे के खिलाफ भी कम्युनिस्ट पार्टी लामबंद होती है। और इसीलिए आज जब कहा जाता है, या बहुत सारे जो लोग ये कह देते हैं कि 1942 का जो 1942 का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के साथ कम्युनिस्टों ने गद्दारी की, वो इतिहास को नहीं जानते। 1942 के आंदोलन का पहला शहीद हेमू कलानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की लाहौर यूनिट का सेक्रेटरी था। पहला शहीद जो 1942 के आंदोलन का हुआ, उसकी आंखों के अंदर जो सपना था, वो सपना समाजवाद का सपना था। और इसलिए वो केवल साम्राज्यवाद से मुक्ति नहीं चाहता था, वो शोषण से भी मुक्ति चाहता था। और इसीलिए एक तरफ हम थे जो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे थे, मेहनत का जनता को लामबंद कर रहे थे, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, सावरकर थे जो 60 रुपये पेंशन लेके, जो उस समय कलेक्टर के वेतन से ज़्यादा होती थी, माफीनामे कर रहे थे। और हेडगेवार साहब जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, वो कभी जेल नहीं गए। और इसीलिए आरएसएस के बारे में जो ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इस बात का रेखांकन किया गया है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने 1942 के आंदोलन में जो सरकार विरोधी गतिविधियों के अंदर में हिस्सा नहीं किया, और इसने अपने प्रयासों से जनता को इस आंदोलन से दूर रखने की जो है कि कोशिश की है। इसलिए इन परिस्थितियों के अंदर जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, और गठन की जो हमारी परंपरा, उस परंपरा के साथ कौन जुड़ा? 1913 में गठन हुआ था गदर पार्टी का, और गदर पार्टी पहली जो है कि हमारे देश के अंदर जो है कि एक पहला संगठन था जिस संगठन ने मार्क्सवाद की बात की। पहला संगठन था जो हमारे देश के अंदर जो है कि मेहनत का जनता की एकता की बात करता था, इनकलाब की बात करता था। वो जो गदरी बाबे थे, उनकी जो परंपराएं थी, उन परंपराओं से जो जुड़े हुए लोग थे, वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आए, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। हमारे देश के जो पढ़े लिखे नौजवान थे, जो विदेशों में पढ़ रहे थे, जो पूरी दुनिया के हालात को जान रहे थे, वो जब देश की आज़ादी के बारे में सोचते थे तो उनको लगता था कि हमारे देश की आज़ादी हो तो आज़ादी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने नई व्यवस्था को पढ़ा, वो मार्क्सवाद के प्रति आकर्षित हुए, और वो जब आज़ादी के आंदोलन में आए तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल हुए। शहीद भगत सिंह के साथी, भगत सिंह के जो साथी बचे थे, उनकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के एसोसिएशन के जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे शिव वर्मा, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आए। पंडित किशोरी लाल जो उनके साथ थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के आए। दोनों बाद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक स्टेट सेक्रेटेरिएट के मेंबर रहे। सुभाष चंद्र बोस की जो साथी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वो जो थी वो हमारे साथ आई, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आई। तो इसलिए जितने भी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के लड़ने वाले समर्पित जुझारू कार्यकर्ता थे, उन सब ने आकर जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। और हम केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी जो केवल इन संघर्षों के लिए
केवल जो है कि आज़ादी के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि आज़ादी के साथ साथ मेरठ का जनता को एकजुट करने के लिए और साम्राज्यवाद के साथ साथ सामंती व्यवस्था जो हमारे देश में थी उसको खत्म करने के लिए भी लड़ रही थी। इसलिए वर्ली आदिवासियों का विद्रोह का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। असम के जो सूरमा घाटी का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय भूमिका में थी। केरल में पुनरप्पा वायरल का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह कम्युनिस्टों ने संगठित किया। बंगाल के अंदर जो तेभागा आंदोलन हुआ और उसके सबके ऊपर जो है तेलंगाना का जो मुक्ति संघर्ष था, तेलंगाना का जो संघर्ष था, विद्रोह था, वो संघर्ष जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने संगठित किए ताकि इसके माध्यम से हम जनता के जो बड़े हिस्से थे, हम मेरठ का जनता को जो है कि आज़ादी के आंदोलन में उतार सके और कुछ हद तक उतारने में कामयाब हुए। लेकिन आज़ादी के आंदोलन का जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व क्योंकि मेरठ का जनता के हाथ में नहीं आ पाया, वो पूंजीपति वर्ग के हाथ में रहा। इसलिए जो है कि जो आज़ादी मिली, वो राजसत्ता जो आई, वो राजसत्ता भी इन्हीं वर्गों के हाथ में इदारेदार पूंजीपति के हाथ में पहुंची, जिसने साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ किया और इधर जो है कि सामंतवाद के साथ समझौता किया। और इसीलिए जब हमारे देश के अंदर संविधान बना, तो संविधान भी इन्हीं वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए बना। लेकिन उसके बाद भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी के जो संघर्ष थे, उन संघर्षों को आज़ादी के बाद भी नकारा नहीं गया। और इसीलिए जब संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को प्रस्तुत किया, तो उन्होंने इस बात के लिए कहा कि हमने इस संविधान को बनाते हुए जो है कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को लागू करके जो है कि राजनीतिक रूप से सब लोगों को बराबर कर दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है कि सामाजिक रूप से लोग जो है कि लोगों में समानता नहीं है। हमारे देश में जो है कि आर्थिक रूप से लोगों के अंदर जो है कि असमानता है। हमारे देश के अंदर जो है कि ऊंच नीच है। तो इसलिए जब तक सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक व्यक्ति, हर व्यक्ति का मूल्य जो है कि वो बराबर नहीं होगा, तब तक राजनीतिक रूप से जो हर व्यक्ति का मूल्य बराबर है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। और इसलिए हमें जो है कि राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति एक मूल्य के साथ साथ सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी हर व्यक्ति के जो मूल्य, उस मूल्य को बराबर करना होगा। इस तरीके से हमारे जो संघर्ष थे, उन संघर्षों की वजह उन संघर्षों को स्वीकार करना पड़ा, संविधान बनाते समय भी स्वीकार करना पड़ा। हम भूमि सुधारों की बात करते थे, जैसे भूमि सुधार हम चाहते थे, जहाँ बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, जहाँ त्रिपुरा के अंदर हमने किए, वैसे नहीं हुए। लेकिन उनको जो है कि हदबंदी कानून लेके आना पड़ा। उनको भूदान आंदोलन के माध्यम से जो है कि इस लोगों को ये विश्वास दिलाने की या भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि इसके माध्यम से जो है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए, और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश को जो एक रखा जा सकता था, अनेकता में एकता, ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, जिसको हमने स्वीकार किया था, उस के आधार पर केवल कम्युनिस्टों की ही पहल पर जो है कि हमने विशाल आंध्रा का आंदोलन किया और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के अंदर जो है कि भूमिका निभाई। केरल के अंदर जो है कि एक केरला के नाम से आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद जो है कि भाषा के आधार पर जो है कि राज्यों का गठन हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, तो आज हमारे सामने चिंता ये है कि इस सब के बाद आज ये जो आज़ादी के आंदोलन में हमने पाया था, आज 70 साल बाद जो है कि उसमें उसको बचाए रखने की चुनौती हमारे सामने है। इसलिए कि वो ताकतें जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, वो ताकतें आप आज सत्ता के अंदर हैं। एक ऐसी पार्टी सत्ता के अंदर आई है जिसका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, जिसका नियंत्रण आरएसएस जैसा एक ऐसा फांसीवादी संगठन करता है जो धर्म, जिसका धर्मनिष्ठता में कोई विश्वास नहीं है, जो हमारे देश के संघीय ढांचे में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करता है,
और जो लोकतंत्र को जो है कि मुंड गणना कह के जो है कि इसका मजाक उड़ाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की संविधान, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का संघीय ढांचा, हमारे देश की एकता और अखंडता, हर चीज़ें जो है, हर चीज़ खतरे में है। इसलिए इन सारे खतरों के खिलाफ अब लड़े जाने की आवश्यकता है। और आज ये जिन ताकतों के माध्यम से सत्ता में आए हैं, ये कारपोरेट पूंजी के समर्थन से, तो हमारी पार्टी ने इनके गठन के समय, मोदी की सरकार के गठन के समय ये घोषणा की थी कि ये कारपोरेट पूंजी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के गठजोड़ से सत्ता में आई है। इसलिए आने वाले दिनों में ये दोनों खतरे बढ़ेंगे और यही खतरे बढ़ रहे हैं। कारपोरेट के मुनाफे बढ़ रहे हैं। 1% जनता के पास जो है कि हमारे देश में 73% की संपत्ति जो है कि 1% लोगों के पास है। लॉकडाउन के अंदर 15 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। 2 करोड़ 10 लोग जो सैलरीड वेतनभोगी लोग थे, उनका रोजगार चला गया। और यही समय है, ये समय के अंदर जो है कि अंबानी लॉकडाउन पीरियड के अंदर ही जो है कि दुनिया का चौथे नंबर का पूंजीपति हो जाता है। केवल लॉकडाउन के पीरियड में ही हमारे देश के जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी 35,000 करोड़ की जो संपत्ति के अंदर वृद्धि हुई है। और क्यों? क्योंकि आपदा को अवसर में बदलकर जिस प्रकार जो है कि निजीकरण हो रहा है, रेल का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, बीमा का निजीकरण, BSNL का निजीकरण, सारा जो है कि सार्वजनिक उद्योगों को बेचने की जो कोशिश हो रही है, एक तरफ कारपोरेट के मुनाफे बढ़ रहे हैं जिसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है, और दूसरी तरफ हमारा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा उसको खत्म। संशोधन कानून लेकर आए थे जिसमें उन्होंने नागरिकता को जो है कि धर्म से जोड़ने की उनकी कोशिश चल रही है। चाहे वो धारा 370 को ख़त्म करके जो है कि जो राज्यों के अधिकार हैं उन अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश हो, चाहे वो इतिहास को बदलने की कोशिशें उनकी हों, चाहे वो संविधान को बदलने की कोशिश हो, और चाहे जो है कि शिक्षा में उनका जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, उस शिक्षा नीति में जिस तरीके से उन्होंने जो है कि मनुवादी व्यवस्था को और तेजी से लागू करने के लिए, जैसे उन्होंने जो है कि आरक्षण के शब्द तक को निकाल दिया है, और लॉकडाउन के नाम पर सिलेबस को कम करने के नाम पर उन्होंने जिस तरीके से जितने भी धर्मनिरपेक्ष पृष्ठभूमि वाले जो विषय थे, उन विषयों को जिस तरीके से हटाया है, वो सारी चीज़ें साबित करती हैं कि जो आज हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश का जो है कि हमारे देश की संस्कृति खतरे में है, हमारे देश की न्यायपालिका खतरे में है, और हमारे देश का जो संसदीय जनतंत्र है वो भी खतरे में है। राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने इन 4 विधेयकों को पारित किया है, 3 विधेयकों को जिस तरीके से पारित किया है, पूरा विपक्ष क्या तरह के मत विभाजन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पारित करवाया, ये एक पहलू है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इसमें राज्यसभा के अंदर जब राज्यसभा की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यसभा के सदस्य हैं। एक राज्यसभा का सदस्य जो है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन करते हैं विधायक। आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केवल 4 विधायक हैं, और 4 विधायकों के बाद राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद कैसे, राज्यसभा के सदस्य कैसे हो सकते हैं? ये एक संवैधानिक प्रश्न है जिस प्रश्न पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और क्योंकि मतलब प्रलोभन देके या ईडी के माध्यम से जो है कि डरा धमका के जो टीडीपी के जो राज्यसभा के सदस्य थे, उन सारे के सारे 4 सदस्यों को जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल कर लेती, अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लेती है। लोकतंत्र खतरे में। जिस प्रकार जो है कि उन्होंने कर्नाटक की सरकार गिराई, जिस प्रकार जो है कि मध्य प्रदेश में जो है कि जनादेश का अपमान किया,
गोवा के अंदर जो है कि मणिपुर के अंदर जो है कि एक विधायक होते हुए भी सरकार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की बनी। गोवा के अंदर जो है कि उसकी जो है कि दूसरी पार्टी जो है कि वो बड़ी जो है कि पार्टी होने के बाद भी जो है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और एक के बाद एक जिस तरीके से विधानसभाओं के अंदर जो है कि सरकारें उनकी गिराने की कोशिशें हैं, उस सब से जो है कि ये साबित है कि वो किस तरीके से हमारे देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। और लोकतंत्र को ख़त्म करके अगर हिंदू राष्ट्र को लागू करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मनुवादी नीतियों को लागू करना चाहते हैं। मनुवाद के नाम पे आरक्षण खत्म हो रहा है। मनुवाद के नाम पर जो है कि मनुवाद को लागू करेंगे तो हम हाथरस की घटना को देख रहे हैं कि किस प्रकार की विभत्स घटना होती है और किस प्रकार जो है कि पूरी सरकार उसको बचाने के लिए लग जाती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और आज तक कोई मंत्री कोई विधायक जो है कि रोहित वेमुला के घर पे जो है कि सांत्वना देने के लिए इतने सालों बाद तक नहीं जाते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इस सब के खिलाफ लड़े जाने की आवश्यकता है। लड़ने के लिए का मुकाबला केवल हम ही कर सकते हैं और इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि कम्युनिस्टों के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र केस चलाए गए। पेशावर षड्यंत्र केस हुआ, कानपुर षड्यंत्र केस हुआ, मेरठ षड्यंत्र केस हुआ और वो आज भी जारी है। अब दिल्ली षड्यंत्र केस में सीताराम येचुरी और वृंदा करात को फंसा दिया गया और इसीलिए वो जानते हैं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था को अगर कोई चुनौती दे सकता है, वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा को कोई चुनौती दे सकता है तो वामपंथ है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी है। हमारी विचारधारा ही जो है एक वैज्ञानिक विचारधारा है जो समाज को आगे की तरफ ले जा सकती है और इसीलिए हम कमज़ोर होते हुए भी उनके निशाने पर हैं, लेकिन हम कमज़ोर होते हुए भी उनकी चुनौती का मुकाबला करेंगे और हम उस मुकाबले को कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने ये जो आंदोलन हुए, ये जो इन्होंने 3 किसान विरोधी कानून पारित किए, उसमें 1,90,000 स्थानों पर जो है कि किसानों ने देश भर में विरोध किया। अगर कोयला खदानों के निजीकरण की बात हुई तो 5.5 लाख मजदूरों ने 72 घंटे की हड़ताल की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है कि 72 घंटे के लिए आंदोलन के लिए निकले और अभी 26 नवंबर को पूरे देश को ठप करने की नौजवानों और मजदूरों की जो है कि सामूहिक कोशिश है कि ये जो जन विरोधी नीतियों को नहीं चलने दिया जाएगा। हम संघर्षों में जिंदा रहेंगे। हमारा इतिहास हमें संघर्ष करना सिखाता है, हमारा संघर्ष हमें चुनौती देना सिखाता है। हम इस चुनौती का मुकाबला करेंगे और आने वाले दिनों में जो है कि वो जो सपना हमारे जो है कि पूर्वजों ने देखा था, समाजवाद का सपना, शोषण विहीन समाज का सपना, उस सपने को पूरा करेंगे। इसी के साथ जो है कि मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।